बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज परवेज़ इकबाल की क्वालिफ़ाई की किताब का आज हम 7वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है असेसमेंट इन एजुकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज इसका पहला हिस्सा करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका इससे कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी इससे हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है और हमारी सपोर्ट ज़रूर हो जाती है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये टेस्ट की डेफिनेशन है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सम सैंपल ऑफ बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड टेस्ट। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस। अब देखिए, सबसे पहले आप एक तरतीब बना लें। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये इनकी दुरुस्त किस्म की हायरार्की बन जाएगी। पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। ठीक है। अब बिल तरतीब इनमें क्या फ़र्क है वो खुद स्टेम्स में आ जाएगा। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। मेजरमेंट का मतलब भी क्या होता है? पैमाइश करना। और पैमाइश हमेशा जो है वो आदाद में होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो मेजरमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप 50 में से बच्चे को 45 नंबर देते हैं, तो ये 45/50 जो है दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द फैक्टर दैट हैज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी मेजरमेंट हो सकता है। तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए। फिगर्स या उसके लफ्ज़ इधर उधर तब्दील हो सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ द इवेल्युएशन इज़ टू मेक जजमेंट। याद रखें, इवेल्युएशन इज़ इक्वल टू जजमेंट। किसी भी चीज़ की वर्थ और वैल्यू के बारे में जानना, ये भी लफ्ज़ आ जाते हैं इवेल्युएशन के। वर्थ, टू नो द वर्थ एंड वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। टू जज अबाउट समथिंग, दिस इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन या जजमेंट इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन हमेशा क्वालिटेटिव होती है। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे, और ये हमेशा अल्फाज में होती है, आदाद में नहीं होती। ये आपने याद रखना है। इवेल्युएशन इज़ ऑलवेज इन वर्ड्स, इट इज़ ऑलवेज क्वालिटेटिव। मिसाल के तौर पर आप किसी के बारे में रिमार्क्स जब पास करते हैं, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, फाइन, ऑसम, फैंटास्टिक, नाइस, वेल डन, ऑकवर्ड, ब्रेव वगैरह, या मनफी या मुस्बत जो भी हों, ये सारे जो लफ्ज़ है ये इवेल्युएशन होते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा ये हमेशा अल्फाज में होती है और ये क्वालिटेटिव होती है। उसके बाद जी, द पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट द एजुकेशनल क्वालिटी। ये आ गई बात। एजुकेशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज़ कॉल्ड। याद रखें एक और कीवर्ड, जहाँ पे भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए, जहाँ पे भी प्रोग्रेस का लफ्ज़ आ जाए, जहाँ पे ड्यूरिंग का लफ्ज़ आ जाए, ये आप अपने पास खुदारा लफ्ज़ नोट करके रख लें। ड्यूरिंग, इसका मतलब भी दौरान होता है। प्रोग्रेस का मतलब भी जारी होना। ठीक है। तो ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, कंटिन्यूस का लफ्ज़, प्रोग्रेस का लफ्ज़ या ड्यूरिंग का लफ्ज़ जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल होता है। अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। उसके बाद है जी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी पढ़ा है हमने, उसको समझा भी है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा मेजरमेंट में होती है, ये क्वान्टिटेटिव होती है। A sum of question is called test. The first step in measurement, decision of what to measure. पहला मेजरमेंट में यही तरीका है कि पैमाइश करनी किस चीज़ की है, तो उसी के हिसाब से जो है वो टूल इस्तेमाल किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, अब फॉर्मेटिव का लफ्ज़ आ गया ना, तो साथ में प्रोग्रेस का लफ्ज़ भी आया है। तो दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रोग्रेस, फॉर्मेटिव, कंटिन्यूस या ड्यूरिंग, ये एक ही लाइन के लफ्ज़ हैं। टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड सम्मेटिव असेसमेंट।
ये वो असेसमेंट होती है जो हम एनुअली लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बच्चों को ग्रेड देते हैं। अब ये भी आ सकता है कि इस असेसमेंट की बुनियाद पर हम बच्चों को पास करते हैं, अगली क्लास में प्रमोट करते हैं, ग्रेड देते हैं, तो ये समेटिव असेसमेंट होती है। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप वो इवैल्यूएशन होती है। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये इसकी तरतीब भी दुरुस्त लिखी हुई है। और सबसे बालातर, सबसे वास्ट स्कोप होती है वो इवैल्यूएशन होती है। इसकी बिना पर हम जजमेंट करते हैं, रिमार्क्स पास करते हैं, बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करते हैं, या पास या फेल करते हैं। द राइट सीक्वेंसेस टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। द लीस्ट इन स्कोप इज, साफ ज़ाहिर पहला टेस्ट। परमानेंट डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड। अब अगर डिफ़िकल्टीज़ का लफ्ज़ आ जाए, प्रॉब्लम का लफ्ज़ आ जाए, डायग्नोसिस का लफ्ज़ आ जाए, तो उसके लिए हमेशा आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का इंतखाब करना है। यानी कि वो इवैल्यूएशन या वो असेसमेंट जिसके दौरान हम बच्चों में पाई जाने वाली कमज़ोरियाँ या कोई तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ब्रॉडर इन मीन्स एम्स, तीन चीज़ होती हैं, इनको तरतीब से लिख लें। एक होता है एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। एगो का लफ्ज़ लिख लें, AGO, एगो। एम्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, इसलिए वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इस तरह जो गोल्स होते हैं वो सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम लेवल पर होते हैं। प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सनल एबिलिटीज़ जिस टेस्ट में हासिल चेक की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज इवैल्यूएशन जजमेंट, टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में जजमेंट पास करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, दुरुस्त गलत वगैरह वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को NRT भी कहा जाता है, इसको मुख्तसर लफ्ज़ में NRT कहा जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम तलबा का आपस में मुआवजा करते हैं कि किसने कितने नंबर हासिल किए, मार्क्स हासिल किए। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, मार्किंग किस क्वेश्चन में आसान होगी। साफ ज़ाहिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मार्किंग आसान होती है। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस दैन 0.20 मीन्स। अब फैसिलिटी वैल्यू, ये जितने भी इस पेपर में स्टेटिस्टिकल टर्म आएंगी इसको हम वज़ाह से बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि फैसिलिटी वैल्यू ये होती है कि ये रेंज करनी चाहिए 0.30 से लेकर 1 तक। अगर 0.30 है तो इसका मतलब है कि आइटम एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो दुरुस्त है, ठीक है, मौजू है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 1 होनी चाहिए। अब अगर 0.30 से 0.30 जो है वो डिफ़िकल्ट होगा और 1 जो है वो इजी होगा। अब 0.30 लाजमी होनी चाहिए। अब ये तो है 0.20, तो यहाँ वो मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आइटम इज़ डिफ़िकल्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर एसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चंस आर इजी टू मार्क। अब साफ ज़ाहिर ऐसे टाइप क्वेश्चन मुश्किल होता है मार्क करना, और ऑब्जेक्टिव टाइप को मार्क करना आसान होता है, दे आर इजी टू मार्क। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स आइटम इज एक्सेप्टेबल। 0.3 से ज़्यादा है, 4 है, तो इसका मतलब है दैट इज एक्सेप्टेबल, नॉर्मल है। टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ certain patterns or solving problems in terms of coherent material are called performance test। ये performance test की खसूसियात हैं। In multiple choice item the stem of the item should be meaningful, बाकायदा वाज़ेह होनी चाहिए। Which appropriate verb will you use to make an objective behavioral to construct objectives representing the purpose of the instruction of a teacher are called instructional objectives या instructional, जिसमें टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन या हिदायत देगा वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप इज, एडवांटेज अब ऐसे टाइप के एडवांटेज क्या है, दे कैन मेजर द कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम। अब कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम क्या होती हैं कि बच्चा क्रिएट कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है, दूसरी मालूमात को आपस में इंटीग्रेट कर सकता है, लेंथी क्वेश्चन या सवालों के जवाबात लिख सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स लर्निंग द हायर ऑर्डर। तो ये उसकी एडवांटेज है।
Running description of active behavior of a student as observed by the teacher, that is called anecdotal record. Anecdotal record इसको उर्दू में वाक़ियाती रिकॉर्ड भी कहा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको क्लास में पीछे बैठा है ना, तो किसी ड्रॉबैक या परेशानी की वजह से उसको लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो टीचर उसको आगे बिठाकर ट्राई करता है कि देखें इस पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। वो फ़र्क जो है वो उसका जो नोटिस करना और उसकी जो बिहेवियर में तब्दीली आई है या कोई रिजल्ट फाइंड आउट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अ टेस्ट very popular with the classroom teacher, multiple choice, frequently used tools for summative evaluations, टेस्ट ही इस्तेमाल होते हैं। Which of the following statement is a criterion reference test? अब criterion reference test क्या होता है? criterion reference test में ये होता है, आप एक क्राइटेरिया बना देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सवाल बच्चों से कहते हैं कि जिसको ये सवाल आ गया वो बैठ जाए, बाकी खड़े हो जाए। अब खड़े और बैठने का मियार कौन होगा? वही सवाल, यानी कि वो ही क्राइटेरिया बन जाएगा। अब जिसको वो आता होगा तो वो बैठ जाएगा, जिसको नहीं आता वो खड़ा हो जाएगा। ये एक मिसाल है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है? असजद कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अहमद गार्ड इतने मार्क्स, फिलान गार्ड इतने मार्क्स, नहीं, ये नहीं है। अब अगर मार्क कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि वो हासिल करदा नंबर है किसी खास नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल था कि कौन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट कर सकता है, ये क्राइटेरिया बना देंगे। असजद कैन स्टेट, सो असजद कैन स्टेट, ये उसका क्राइटेरिया पर पूरा उतरना है। दिस इज क्राइटेरियन रेफरेंस। द मोस्ट कॉमनली यूज गेसिंग करेक्शन फार्मूला S इज इक्वल टू R मनफी W ओवर N मनफी 1। इसके मतलब मेरा एक वीडियो मौजूद है, आप देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है और किस तरह जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। सी जूस, ठीक है। इसकी द समेटिव इवेल्यूशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट, आखिर पे जजमेंट दी जाती है। द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेंज H मनफी L, इसका फार्मूला है H हाई मनफी L लो स्कोर। हाई स्कोर में से लो स्कोर माइनस कर लेना रेंज कहलाता है। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन द क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितना भी एक नंबर ज़्यादा बार अकर करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टेटिस्टिक्स में इसको मॉड भी कहा जाता है, MOD मॉड। A multiple choice question is composed of question or statement referred as STEM. Multiple choice के ऊपर जो statement होती है that is called STEM. In a norm reference test, which item is best? Norm reference test में item difficulty level must be near 50. D जो है वो ठीक है, तो वो फिर best होगा। Which question have increasing objectivity of marking? मार्किंग में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है हम अपनी राय शामिल नहीं कर सकते, अपना नुक्ता नज़र शामिल नहीं कर सकते, बायसनेस नहीं हो सकते, तो वो ऑब्जेक्टिविटी में होता है। जिसकी जो ठीक होगी वही होगी। हम अपना ये नहीं कह सकते कि हम ये समझते थे तो ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जिस तरह ऐसे में होता है, एक बच्चे को 15 में से 12 और एक को वही बंदा ही दोबारा मजमून सेलेक्ट यानी कि चेक या मार्क करे तो उसको कम या ज़्यादा नंबर दे सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अपनी पर्सनल जो है राय मुतासर नहीं होती मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सो दिस इज द कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। The most widely used format on standardized test in USA is multiple choice item. Which questions are difficult to mark with reliability? Unstructured essays. Unstructured essays, एक तो essays ऊपर से वो भी unstructured, यानी कि एक ज़्यादा complexity की तरफ चले जाएंगे तो उनमें reliability नहीं रहती। यही मिसाल मैं दोबारा आपको, यानी कि एक ऐसे लिखा है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे है, तो उसको हर चेकर जो है, हर मार्किंग करने वाला उसको अपने हिसाब से नंबर देगा, तो वो रिलायबल नहीं होगी, यानी कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ग्रेड्स में। ये नहीं हो सकता कि 20 में से सारे उसको 15-15 नंबर दे दें, कोई 14 भी दे सकता है, कोई 16 भी दे सकता है, तो रिलायबिलिटी लूज हो जाएगी। टेस्ट मेंट फॉर प्रेडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन रिकॉर्ड, प्रेडिक्शन का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपकी जो अंदर पोटेंशियल होता है या एबिलिटी होती है उसको प्रेडिक्ट करता है कि वो बंदा फ्यूचर में कितनी सलाहियत का मालिक हो सकता है या फ्यूचर में बंदा क्या अटेन कर सकता है। सो उसको प्रेडिक्शन कहते हैं और इसको एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है। क्यूडर रिचर्डसन मेथड इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, ये एक मेथड है क्यूडर रिचर्डसन ने दिया था टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी। वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन,
मीडियन वो वैल्यू होती है, उसके दाएं तरफ भी उतनी वैल्यूज़ होंगी, उतने अदाद होंगे। फ़र्ज़ करें अगर 13 हैं तो 6 उस तरफ होंगे, 6 उस तरफ होंगे, वो दरमियान में 7वीं और 13वीं होगी, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड मीडियन। द टेस्ट मेजर व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? टेस्ट मेजर्स दैट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, यानी कि जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, टेस्ट भी उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को जमा के सवाल उनके एवेलुएट करना चाह रहे हैं तो टेस्ट भी जमा के सवालात पर मबनी होना चाहिए। ऐसा ना कि उसको ज़रब और तकसीम के सवालात भी बीच में डाल दे, तो फिर वैलिडिटी नहीं रहेगी। सो टेस्ट मस्ट मेजर व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, जो मेजर करना मकसूद है उसी को ही वो मेजर करे, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो टेस्ट किया दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। The length of a test is an important factor in obtaining a representative sample. मीडियन की भी मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। मीडियन ये जो अल्फाज इनका मीडियन क्या बनेगा, पहले आप क्या करें, मीडियन का असूल ये है कि सबसे पहले आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब से लिख दें। लिखने के बाद दूसरा स्टेप ये है, अगर तो ये है ऑड ताक हैं तो फिर ऑटोमेटिकली दरमियान वाला जो हिस्सा होगा वो उसका मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन है, जुफ्त है, तो फिर आप दरमियान वाले दो को जमा करेंगे, यानी कि इसको हम तरतीब से लिखेंगे तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जी 6 हरूफ हैं तो 3 और 4 को फिर आपस में जमा कर देंगे और इनको फिर जमा करके जो हासिल आएगा उसको 2 पर तकसीम करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो 7 को जब 2 पर तकसीम करेंगे तो 3.5 जवाब आता है, तो ये हमारा फिर मीडियन बन जाएगा। अगर ये ऑड होते, ताक होते, तो फिर इसको दरमियान में लिख देते और वही दरमियान वाला ओरिजिनल फिगर ही हमारा मीडियन होता। द फार्मूला टू फॉर मीन होता है एवरेज, टोटल नंबर उनका मजमुआ निकाल के उन नंबर्स की तादाद पर तकसीम कर देना। x इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, ये सिग्मा है, ई जो है असल में ये सिग्मा है, मजमुए को कहते हैं। सिग्मा एक्स जितने भी नंबर हैं उनका मजमुआ सिग्मा एक्स बटा n उनकी तादाद। मिसाल के तौर पर 20 30 40 50 60 70, ठीक है, 20 30 40 50 60 70 ये अगर वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इन सब को हम जमा करेंगे तो ये सिग्मा एक्स बन जाएगा। अब इनकी तादाद बनती है 6, तो इसको 6 पर तकसीम करेंगे तो जो जमा का हासिल है और 6 पर तकसीम करने से फिर जो आएगा वो हमारा मीन होगा। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स विद द अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जब भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स के साथ होगी, इंडिविजुअल्स के साथ होगी या ग्रुप्स के साथ होगी, स्टूडेंट्स की आपस में जब भी कंपैरिजन होगा दैट विल बी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। समेटिव इवेल्यूएशन इज यूज्ड, समेटिव आखिर पर ली जाती है एट द एंड ऑफ, क्योंकि इसकी बुनियाद पर इवेल्यूएशन या जजमेंट की जाती है। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेम्बलेंस विद बेल, ये नॉर्मल कर्व एक स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो उसको जब हम पोर्ट्रे करते हैं तो उसकी शक्ल जो है वो घंटी की तरह बन जाती है, तो दैट रिजेम्बल्स विद बेल, ठीक है। तो ये थे आज के पहला पार्ट। इंशाल्लाह ताला जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार लाजमी कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कीप वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।